वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज हम लोग पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 1 का लास्ट वीडियो लेक्चर कवर करेंगे। इसके बाद यूनिट 1 हमारा पूरी तरह से एंड हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेनली 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स एंड द सेकेंड वन इज़ द हीलिंग मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। फर्स्ट तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। इसके पहले सपोज एक एग्जाम्पल लेंगे तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो वो जो हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एक मैसेंजर होगा, मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा और वो ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है ना। उसी तरह से इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स भी होते हैं, बस इसका काम क्या होता है कि ये ग्रोथ वाले सेक्टर से नहीं होके ये इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करता है। मतलब ये एक मैसेंजर है जो इन्फ्लामेशन होने के लिए किसी भी बॉडी पार्ट्स को बोलता है। ठीक है, जैसे सपोज लास्ट वीडियो लेक्चर में जो वो एग्जाम्पल था हनी बी वाला, तो हनी बी के काटने के बाद पास में जो स्वेलिंग हो रहा था ड्यू टू मोर ब्लड सप्लाई, वो सब कोई मैसेंजर, कोई मैसेज के थ्रू ही तो उसको पहुंच रहा होगा वो स्किन को कि अब तुमको स्वेल करना है। तो वो कौन मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहेगा? यही इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एन इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स इज अ मैसेंजर दैट एक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स ऑन सेल्स टू प्रमोट एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स एक मैसेंजर है जो ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है और सेल्स पे एक्ट करता है और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द नियोप्लासिया इंक्लूड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स सच एज IL-1 बीटा, TNF अल्फा, IL-6 एंड IL-15, केमोकाइनेसिस सच एज IL-8 एंड क्रू अल्फा सी। ये सब जो है इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स की कुछ नेम्स हैं जो आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा डिराइव मेडिएटर्स एंड द सेकेंड वन इज द सेल डिराइव मेडिएटर्स। तो प्लाज्मा डिराइव मेडिएटर्स क्या होता है? Mediators which is synthesized in the liver but then circulated through the plasma or blood। मतलब वो mediators और वो मैसेंजर जो कहाँ synthesized हो रहे हैं? लिवर में, लेकिन वो सर्कुलेट किसके थ्रू होंगे? प्लाज्मा और ब्लड के थ्रू। वैसे मेडिएटर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा डिराइव मेडिएटर्स। ठीक है। प्लाज्मा डिराइव मेडिएटर्स के मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। फर्स्ट वन इज द कॉम्प्लीमेंट, second one is the kinin and third one is the coagulatin। कॉम्प्लीमेंट्स के कुछ पार्ट्स डिवाइड होंगे C3, C5a, काइनिन के ब्रैडिकाइनिन्स एंड कोआगुलेटिन का होगा थ्रोम्बिन। ये जो कोआगुलेशन से ये कोआगुलेटिन बना है, इसका थ्रोम्बिन वो जो था ना वो कास्केट ऑफ प्लेटलेट्स में, वैसे ही है इसमें भी। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ कॉजिंग इन्फ्लामेशन बाय कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से कैसे हम लोग इन्फ्लामेशन काउज करेंगे, कैसे वो मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा। तो C3 कॉम्प्लीमेंट डिग्रेडेड टू फॉर्म। अब देखिए इसमें भी जो C3 कॉम्प्लीमेंट है वो डिग्रेड होके क्या फॉर्म करेगा? C3a एंड C3b। तो फर्स्ट है C3a कॉम्प्लीमेंट। इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल। ये जो मास्ट सेल होता है इम्यून सेल, उससे हिस्टामिन रिलीज कराने में कौन हेल्प करेगा? C3a कॉम्प्लीमेंट। रिलीज ऑफ हिस्टामिन्स कॉज वैसोडाइलेशन, और ऑफ कोर्स हिस्टामिन्स का मेन वर्क क्या होता है कि वो वैसोडाइलेशन को इंड्यूस करता है। तो जैसे ही ज़्यादा रिलीज होगा हिस्टामिन्स, वो क्या करेगा? वैसोडाइलेशन में हेल्प करेगा। थर्ड है इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड। थर्ड फंक्शन क्या करेगा? फ्लो रेट ऑफ ब्लड को इंक्रीज कर देगा। डिक्रीज ब्लड स्ट्रीम ड्यू टू विस्कोसिटी, ब्लड स्ट्रीम को लेस कर देगा ड्यू टू विस्कोसिटी। काउज इचिंग, इचिंग काउज करने में भी हेल्प करता है ये C3a कॉम्प्लीमेंट। एंड द लास्ट वन इज द एरिया बिकम रेड एंड इन दिस वे कॉम्प्लीमेंट 3a काउज इन्फ्लामेशन।
तो ये सब करने से क्या होगा, वो जो एरिया होगा इन्फ्लाम्ड एरिया वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और जिसके वजह से इन्फ्लामेशन इंड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट वन जो 3C3 कॉम्प्लीमेंट का डिवीजन था वो सर 3C3B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब इसका भी फंक्शंस देख लेते हैं। ये क्या फंक्शन करता है, C3B कॉम्प्लीमेंट इट एक्ट ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल्स। ये इसका मेन वर्क होता है कि डायरेक्टली कहाँ पे एक्ट होता है, बैक्टीरिया के सेल पे, एंड एक्ट एज एन ऑप्सोनिन। वो ऑप्सोनाइजेशन वो लास्ट हम लोग पढ़े थे ना लास्ट वीडियो लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ वीडियो लेक्चर को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑप्सोनाइजेशन वो लास्ट एक बार फिगर में पढ़े थे हम लोग। मैं आपको फिर से वो डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए, ये जो डायग्राम था, जो प्रोसेस था ऑप्सोनाइजेशन जिसमें क्या हो रहा था, WBC बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस करने के पहले और बैक्टीरिया को खाने से पहले उस बैक्टीरिया को थोड़ा टेस्टी बनाता है बाय एडिंग सम लेयर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑप्सोनाइजेशन। तो वही इसमें भी हो रहा था, वही इसमें भी हो रहा है कि बैक्टीरियल सेल वॉल पे एक्ट करके ये कॉम्प्लीमेंट बैक्टीरिया के डायरेक्टली सेल वॉल पे एक्ट करता है, और ऑप्सोनिन जो लेयर बना हुआ है उस पे एक्ट करके, और क्या बोलता है, मार्क्स फॉर द इन्वेडर एज अ टारगेट फॉर फैगोसाइटोसिस। और फिर उसके बाद क्या होता है, इन्वेडर्स को बोलता है कि अब फैगोसाइटोसिस के लिए रेडी हो जाओ, अब तुम खा सकते हो, तुम्हारे फूड को मैं और टेस्टी बना दिया हूँ। वही ऑप्सोनाइजेशन टैगिंग फैग पैथोजेंस, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, एंटीजन एंटीबॉडी एंड अपोप्टोटिक सेल्स फॉर फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट जो कॉम्प्लीमेंट है वो है कॉम्प्लीमेंट 5A। ठीक है, इट रेगुलेट, इसका वर्क क्या होगा अब ये देखिए, इट रेगुलेट हिस्टामिन्स रिलीज्ड बाय मास्ट सेल्स देयर बाय प्रोड्यूसिंग वैसोडाइलेशन। अब डिफरेंस, अब बोलिएगा कि ये तो दोनों सेम लग रहा है, ये भी हिस्टामिन को स्टिमुलेट कर रहा है, ये भी हिस्टामिन को स्टिमुलेट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। C3A कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा था, वो हिस्टामिन्स को रिलीज करवा रहा था फ्रॉम मास्ट सेल। C5A कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है कि हिस्टामिन जो पहले रिलीज हो चुका है उसके बाद का उसका फंक्शन जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन करेगा, कॉम्प्लीमेंट 5A। इट ऑल्सो एक्ट एज अ कीमो एट्रैक्टेंट एंड काउज इन्फ्लामेशन टू द पर्टिकुलर एरिया। केमोटैक्टिक, केमो एट्रैक्टेंट, केमोटैक्टिक एजेंट, ये सब एक्सप्लेन्ड है लास्ट वीडियो लेक्चर में। कॉम्प्लीमेंट 5, C5B, C6, C7, C8, C9 डायरेक्टली इंटर इनटू द बैक्टीरिया सेल एंड काउज लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया। ये सब कुछ कॉम्प्लीमेंट है जो डायरेक्टली बैक्टीरियल सेल में इंटर करके बैक्टीरिया को क्या करते हैं, लाइसिस कर देते हैं। ओके, कुछ नेक्स्ट मेनली ये जो मेडिएटर्स है वो हम लोग को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है बी फॉर्म में, नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर में डीपली नहीं पढ़ना है, मे भी हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में आए, तो कुछ एक्स्ट्रा भी देख लीजिए। जैसे ब्रेडिकाइनिन्स हो गया, ब्रेडिकाइनिन्स इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि ये हमेशा रिपीट होते रहता है पैथोफिजियोलॉजी में। तो ब्रेडिकाइनिन्स का मेनली क्या होता है फंक्शन कि ये ऑफकोर्स ये सेकंड जो पार्ट था अभी हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड काइनिन एंड थर्ड वन इज द कोआगुलेटिन। तो सेकंड वन जो काइनिन का ये एक एग्जांपल होता है ब्रेडिकाइनिन, ये मेनली वैसोडाइलेशन में ये भी हेल्प करता है और वैस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और पेन को इंड्यूस करता है। ठीक है, हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वुंड हीलिंग इन स्किन। ठीक है, और रिपेयर मैकेनिज्म। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लास्ट मैकेनिज्म है सेल रिपेयरिंग का और सेल इंजरी का। इसमें क्या होगा, सेल को हम लोग क्या किए, पहले तो इंजरी करवाएं, उसके बाद उसको इन्फ्लामेशन करवाएं, अब उसके बाद उसको रिपेयर करना भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि हम लोग इसमें मेनली क्या पढ़ रहे हैं, इसमें रिपेयरिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि सेल कैसे इंजर्ड होगा, उसमें कैसे इन्फ्लामेशन होगा, मतलब पहले सेल को खुद डैमेज कर रहे हैं और फिर बाद में उसके रिपेयर की मैकेनिज्म करके ये बता रहे हैं कि हमारे बॉडी की एक इम्यून सिस्टम होती है जो हम लोगों को बाहर इन्वायरमेंटल के पैथोजेंस और बाहर जो भी प्रॉब्लम है उससे सबसे बचाती है। तो अब हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन हो चुकी है, सेल इंजर्ड है, अब हम लोग उसको वापस से रिपेयर करने की मैकेनिज्म को इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, द बॉडीज एबिलिटी टू एक्ट
as a machine, and the dynamic process of wound healing makes our body's different system. बॉडी की जो एबिलिटी होती है मशीन की तरह चलने की, और वो डायनेमिक प्रोसेस जो कि ऊंड जितना जल्दी ऊंड होता है हम लोग को उतना जल्दी वो हील होने लगता है, राइट। जैसे जैसे ऊंड होगा, जैसे जैसे कहीं पे जख्म होगा, घाव होगा, वैसे वैसे वो क्या हो जाएगा, ठीक भी होने लगता है। तो वो बॉडी की एक एक कैपेबिलिटी होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। व्हेन बॉडी इंजर्ड, ओवर बॉडी सेट्स इनटू मोशन एंड ऑटोइम्यून सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ्टन रिफर टू एज अ कास्केड ऑफ हीलिंग। जैसे ही बॉडी इंजर्ड हो जाएगी और तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में चलने लगेगा, जिसके थ्रू वो उस पोर्शन ऑफ एरिया को हील कर लेगा और रिपेयर कर लेगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कास्केड ऑफ हीलिंग। देखिए एक ही 12th में एक चैप्टर था, कोई चैप्टर था जिसमें हम लोग कास्केड ऑफ क्लॉटिंग पढ़े थे, आई थिंक कास्केड ऑफ क्लॉटिंग, जिसमें हम लोग पढ़े थे कैसे ब्लड क्लॉट कैसे होता है और क्या होता है। लेकिन इसमें क्या पढ़े, कास्केड ऑफ हीलिंग मीन्स क्या क्या मैकेनिज्म है विच इज इन्वॉल्व, ऑटोनोमिक मैकेनिज्म विच इज इन्वॉल्व फॉर द सेल रिपेयर। In order to repair tissue, cascade of healing is divided into 4 overlapping phases. अब हम लोग ये cascade of healing को mainly 4 phases में divide करके पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट फेज है वो है होम्योस्टैसिस फेज, ठीक है। होम्योस्टैसिस क्या होता है ये तो मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन की हूँ, वापस नहीं बताऊंगी। जो लोग अच्छे से समझना चाहते हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से देख सकते हैं। फेज 1 होम्योस्टैसिस मतलब समझते ही हैं कि एक एबिलिटी होती है बॉडी की जिसके थ्रू वो हम लोग को एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है, ठीक है ना। तो विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ इंजुरी, अब देखिए इंजुरी हो चुकी है, ठीक है, सेल डैमेज हो चुके हैं। अब क्या होगा, विद इन द फ्यू मिनट्स ऑफ इंजुरी प्लेटलेट्स बिगिंस टू स्टिक टू द इंजर्ड साइड थ्रू फॉलोइंग वेज। अब सेल इंजरी हो चुकी है, अब सेल इंजरी होगा तो ऑफकोर्स सबसे पहले वर्क किसका होगा, प्लेटलेट्स का। वो तो फटाफट वहाँ पे जो ब्लड हुआ है उसको रिपेयर करने का ट्राई करता है थ्रू द क्लॉटिंग प्रोसेस, है ना। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स, ठीक है। सेल इंजरी के होने के बाद फर्स्ट स्टेप जो होगा, इट एक्टिवेट्स प्लेटलेट्स। सेकेंड क्या होगा, नाउ प्लेटलेट्स चेंज इनटू एन अमॉर्फस शेप एंड रिलीज केमिकल सिग्नल्स फॉर क्लॉटिंग। अब जो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुआ है वो क्या होगा, अमॉर्फस शेप में चेंज होने लगेगा, मतलब वो थोड़ा क्लॉट जैसा होने लगेगा। सी अमॉर्फस मतलब अगर कोई चीज़ ऐसे है, ऐसे से पार्टिकल्स है तो वो क्या होने लगेंगे, अमॉर्फस शेप, एक सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर लेने लगते हैं, ठीक है। इट एक्टिवेट्स फाइब्रिन, इसकी वजह से क्या होगा, एक्टिवेशन होगा फाइब्रिन का, विच एक्ट एज अ ग्लू टू बाइंड प्लेटलेट्स टू ईच अदर। उसके फाइब्रिन का एक्टिवेशन होगा जो एक ग्लू की तरह काम करेगा और वो प्लेटलेट से चिपकने लगेगा। चिपकने के बाद क्या होगा, इट मेक क्लॉट विच स्लोइंग और प्रिवेंटिंग द फर्दर ब्लीडिंग, जिसकी वजह से क्लॉट हो जाएगा जो फर्दर ब्लीडिंग को रोक देगा, ठीक है। ये था हमारा फेज 1 होम्योस्टेसिस ऑफ द सेल रिपेयर मैकेनिज्म। सेकेंड जो फेज है वो है इन्फ्लामेटरी फेज, ठीक है। इन्फ्लामेटरी फेज में क्या होगा, फर्स्ट फेज हम लोग को हो गया होम्योस्टेसिस, जिसमें हम लोग को ब्लड वहाँ पे क्या हो गया, क्लॉटिंग हो चुका है। सेकेंड फेज है इन्फ्लामेटरी, इस फेज में क्या होगा, जो भी डैमेज सेल्स, डिब्रीज और फिर जो भी पैथोजन के कारण वो जो सेल इंजरी होगी वो पैथोजन को पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा उस जगह से। कैसे होगा ये तो आप लोग सब जानते हैं, WBC क्या करता है, उसको इनगल्फ करके फैगोसाइटोस करके खा जाता है और सेल को क्या बना देता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। WBC eats debris by engulfing it through the phagocytosis. Then the platelets derived growth factors are released into the wound and cause migration and division of the cells during the proliferative phase. अब WBC जैसे ही इनगल्फ कर लेगा उस पैथोजन को, उसके बाद प्लेटलेट्स क्या करेगा, कुछ अपना ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करेगा जिससे वो वुंड होगा वो धीरे धीरे हील होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फेज है वो है प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। प्रोलिफरेशन मतलब इसके नाम से ही क्लियर होगा कि ग्रोथ ऑफ द न्यू टिश्यू का ग्रोथ होगा। देखिए फर्स्ट में हम लोग क्लॉटिंग कर चुके हैं, सेकंड में हम लोग
उस जो भी पैथोजन सेल डिब्रीज है फिर जो भी है उसको हटा चुके हैं, ठीक है, क्लियर कर चुके हैं। थर्ड में प्लोरिफिलेटिव फेज में क्या आएगा कि अब वहाँ की अब जो सेल्स जो डैमेज होके चले गए हैं अब वो न्यू ग्रोथ भी तो करेंगे ना, तभी तो वो चीज़ वापस से हील होगी, है ना। तो थर्ड जो फेज है वो है प्रोलिफरेशन का फेज। इसमें क्या होगा, एंजियोजेनेसिस, कोलाजन डिपोजिशन, ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, एपिथेलाइजेशन एंड वुंड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, ठीक है, ये सब प्रोसेस इसमें होगा। अब समझिए कि एंजियोजेनेसिस क्या होता है। एंजियोजेनेसिस मतलब होता ही है कि न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन, ठीक है। अब आसपास के अब न्यू सेल्स को आना है तो सबसे पहले उसको ब्लड सप्लाई करने वाला भी तो कोई चाहिए ना, तभी ना उसका ग्रोथ होगा। तो फर्स्ट हम लोग का जो प्रोसेस होगा एंजियोजेनेसिस, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होंगे। उसके बाद क्या होगा, जो टिश्यू होगा, टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, एपिथेलाइजेशन मतलब क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ द सेल आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जो उन होंगे उसके क्या हो जाएगा, आउटर में एक लेयर बनने लगेगा टिश्यू का और नए सेल्स आ जाएंगे उसके पास। द लास्ट वन इज द मैचुरेशन। अब न्यू सेल्स भी आ गए हैं, अब न्यू सेल्स को मैच्योर होना बहुत ज़रूरत है, तभी पूरी तरह से वो हील हो पाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट होगा मैचुरेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा, न्यू टिश्यू स्लोली गेन्स स्ट्रेंथ। न्यू टिश्यू आ चुके हैं लेकिन अब न्यू टिश्यू बस आने से नहीं हो जाएगा, अब उसको फंक्शन में भी आना पड़ेगा, है ना। तो वही मैचुरेशन प्रोसेस में होगा कि मैचुरेशन में न्यू टिश्यू धीरे धीरे आ जाएंगे, स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे और फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। कोलाजन फाइबर्स रीऑर्गेनाइज द टिश्यू मॉडल एंड मैच्योर्स एंड दिस इज एन ओवरऑल इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब लास्ट में वो जो न्यू सेल्स आए थे वो मैच्योर हो जाएंगे। कैसे मैच्योर हो जाएंगे, धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ गेन करने लगेंगे, फ्लेक्सिबल बनने लगेंगे। कोलाजन फाइबर का वहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगा जिसकी वजह से वो थोड़ा हार्ड बन जाएगा, है ना। उसके बाद इस तरह से क्या होगा, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो इसी तरह से पूरा हमारा ये मैकेनिज्म भी ख़त्म हो गया। तो हम लोग फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर कर लिया, बट ओवरऑल हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ये यूनिट बहुत ज़्यादा वास्ट होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस पे आते हैं, बट जो मेन टॉपिक्स था वो पूरी तरह से हम लोगों को कवर हो चुके हैं। ये आई थिंक वीडियो लेक्चर 8 था। 8 तक के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 1 को पूरी तरह से पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 1 को कवर कर लिए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।